हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जिसमें हम लोग आज पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशंस के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम और कॉम्पिटिशन्स में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें हम लोग आज कुछ उसका डेरिवेशंस देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा वीडियो में इंट्रोडक्शन जो है, वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे लेते हैं, कितना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सब जो है पिछला वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर उस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या था। जैसे कि हम लोग कोई भी एक वेक्टर लेते हैं तो वेक्टर में ये O हो गया, ये A हो गया। अगर कोई हम वेक्टर क्वांटिटीज P लेते हैं तो इसमें वेक्टर्स में इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेल, इसको टेल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड, जिसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं। तो हम लोग कोई वेक्टर्स को लेते हैं जब, तो हम लोग इसको ओ ए क्योंकि O से A जा रहा है तो ओ ए इक्वल टू P, ये वेक्टर्स होता है। वेक्टर्स को लेने का तरीका होता है, कभी भी रिप्रेजेंट करने का वेक्टर्स का तरीका होता है कि इसके ऊपर एरो दे देना, या इसको हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हम लोग ओ ए ही लिखेंगे, ए ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए ओ लिखेंगे तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी फोर्स लग रहा है या बॉडी जा रहा है या कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, तो ये O टू A हो रहा है, ना कि A टू O टू क्या हो रहा है, A हो रहा है। तो हम लोग O से A डायरेक्शन दिखाएंगे, A टू O डायरेक्शंस को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड कुछ भी लिया जाए, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निगेटिव वेक्टर्स का भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आप उसके लिए मत टेंशन में रहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ए ओ का लीजिए या ए ओ का लीजिए मैग्नीट्यूड, या ओ ए का लीजिए, दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े कि यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। अब इस दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है, हम लोग जनरली इसको थीटा लेते हैं। एंगल कहाँ लेते हैं, टेल टू टेल एंगल लेते हैं। टेल टू टेल मिला दीजिए या हेड टू हेड मिला दीजिए, टेल टू टेल या हेड टू हेड। कभी भी टेल टू टेल या हेड टू हेड, ये नहीं कि एक का हेड दूसरे का टेल, ये गलत हो जाएगा। और इस केस में एंगल हम लोग जानते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का क्या होता है, बीच में होता है। 0 या 0 डिग्री से बड़ा, लेस एंड लेस देन 180 डिग्री, ये वैल्यू होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में हम लोग कवर करेंगे। अब ये लॉ क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये लॉ क्या होता है, अगर हम लोग लॉ देखें तो यहाँ पर बोला जाता है कि सम ऑफ टू रेगुलर साइड्स इक्वल टू रिजल्टेंट साइड्स, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड साइड, या थर्ड साइड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, थर्ड साइड में बोल सकते हैं। सम ऑफ टू रेगुलर साइड्स इक्वल टू रिजल्टेंट साइड। जैसे एग्जांपल के लिए हम लें कि अगर कोई मेरे पास वेक्टर है, जैसे A टू B कोई पर्सन गया और फिर कहाँ से कहाँ गया, B टू C गया। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट P है, इसका क्या है, Q है। तो इस केस में हम लोग जब ये वैल्यू लेंगे, तो अब इस केस में हम लोग इसका वैल्यू ये AC या डायरेक्ट A टू कोई C है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो रेगुलर साइड हो गया, ये रिजल्टेंट का बराबर होगा, यानी कि AB प्लस BC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू AC के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि ये वैल्यू क्या है, P प्लस
क्यू है तो P प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। इस बात को दिमाग में रखो। या हम लोग और अदर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास कभी भी आ जाए ये P है, ये Q है, ये R है। अगर क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, हम बार बार बोलेंगे कि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा अच्छा से। वैसे ऐसे हो तो आपको पहले रेगुलर साइड को पहचानना पड़ेगा कि रेगुलर साइड कौन है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन P से चलना स्टार्ट किया, P से कहाँ गया Q पर, और Q से कहाँ गया R पर, और एक डायरेक्ट पहुँच गया कहाँ पर R पर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQ प्लस P से Q प्लस QR इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा PR का बराबर। रेगुलर साइड, दो रेगुलर साइड लीजिए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस क्या सबके लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ भी हो, जैसे कोई पर्सन ऐसा हो कि वो क्या किया, O से A गया, फिर A से कहाँ गया B गया, पॉलीगॉन्स भी हम लोग ले सकते हैं, फिर B से कहाँ गया C गया, यानी कि ये A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, और ये क्या हो गया C हो गया। या कोई पर्सन डायरेक्ट O टू C पहुंच गया, तो हम लोग यहाँ पर पॉलीगॉन्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए भी इसका यूज हो जाएगा। रेगुलर साइड देखिए, रेगुलर साइड यहाँ पर क्या है, O से A, A से B, B से C। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OC का वैल्यू जो है OC इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस AB प्लस BC, OA प्लस AB प्लस BC। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C। यानी कि हमेशा याद रखेंगे कि सम ऑफ रेगुलर साइड इक्वल टू रिजल्टेंट साइड होता है, सम ऑफ रेगुलर साइड इक्वल टू रिजल्टेंट साइड होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अगर हम बात करें एडिशंस ऑफ वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यानी कि बोले ये क्या करता है, इट्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दैट इज A प्लस B लीजिए या B प्लस क्या लीजिए A, दोनों का दोनों वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कोई पर्सन दिया है, कोई पर्सन यहाँ से ये A हो गया, O से A गया, फिर A से कहाँ पहुँचा, तो A से ये पहुँचा B पर। या कोई पर्सन ऐसा है कि ऐसे ना जाकर ऐसे गया और फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा, मतलब जाने का तरीका अलग अलग ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड इस साइड का बराबर हो जाएगा, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो हम लोग अगर मेरे को निकालना हो, अगर मेरे को वैल्यू बोल दिया जाए कि वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा अगर हमको बोल दिया जाए, तो हम लोग यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि ये दो साइड ये प्लस ये इक्वल टू ये, हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइड यानी A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा B प्लस A। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। या डायरेक्ट भेजिए या आप देख लीजिए कि कैसे जा रहा है, या इसको हम बात कर रहे हैं तो ये एक और लॉ को फॉलो करता है, इट्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, दैट इज यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरे पास A प्लस B प्लस C को ऐसे लिखें, या A प्लस B प्लस C लिखे, दोनों का दोनों बात क्या होगा सेम होगा, दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट आपका सेम आएगा। A प्लस B प्लस C कीजिए या A प्लस B इसको ब्रैकेट में रख के प्लस C कीजिए, ये वैल्यू सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जान गए कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस क्या होता है, सम ऑफ टू रेगुलर साइड्स को लेकर रिजल्टेंट से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आज का क्लास का सबसे मेन टॉपिक था, जिसको कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस क्या बोलता है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर है,
दो वेक्टर है, एक P है और एक Q है, और इस दोनों को हमको ऐड करना है। मेरे पास दो वेक्टर है P और Q, और इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना। जैसे हम नॉर्मल एक बात बोले तो आप लोग एकदम क्लियर बता दोगे कि सर ये 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स अगर लगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ये इजीली बता दोगे कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, तो 5 न्यूटन। लेकिन अगर यही अगर हम बोले कि 2 न्यूटन का इधर लगे, 3 न्यूटन का इधर लगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो 1 न्यूटन, क्योंकि 3 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन। लेकिन अगर हम यही बोले बात कि फोर्स ऐसे लगे 2 न्यूटन और दोनों का बीच का एंगल 30 डिग्री और ये हो गया 3 न्यूटन, अब बताइए कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पर दिक्कत होगा, तो उसी चीज़ को इस तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करते हैं कि कोई भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए वैल्यू को हमको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला को डिराइव करेंगे और इसको यूज करके क्वेश्चंस को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये P और Q दिया है, तो इसके हम लोग एडजेसेंट साइड ले लेते हैं। ये हो गया एडजेसेंट साइड्स, ये और ये दो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स हो गया। ये एडजेसेंट साइड इसको बैलेंस करने के लिए ये भी P मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। और इसका एक्सटेंडेड पार्ट पर एक हम लोग परपेंडिकुलर को ड्रॉन करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर ये A, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ये एक्सटेंडेड पार्ट पर लिए और बढ़ाते हैं। ये ओवरऑल पैरेललोग्राम बना था, इसलिए इसको लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। ओके, अब हमको निकालना क्या है, इस दोनों को जोड़ना ही तो है सर, P प्लस Q का रिजल्ट चाहिए। ओके, यानी कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि इस दोनों को ऐड करना है। इस दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस, सम ऑफ 2 रेगुलर साइड्स, यानी कि P से Q, P मतलब O से A से C, O से A से C, यानी P प्लस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू Q हो जाएगा, यानी P प्लस Q हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस में जनरली मैग्नीट्यूड पूछता है कि मैग्नीट्यूड बताइए कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या माने, हम याद रखेंगे कि यहाँ पर वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स दैट इज P एंड Q है, यानी कि ये क्या है, दोनों का बीच का एंगल है थीटा। और यहाँ पर एंड P एंड Q आर 2 को-इनिशियल वेक्टर्स। यहाँ पर ये दोनों को-इनिशियल वेक्टर्स है। अब इसी को हमको ऐड करना है। ओके, ये अगर हमको ऐड करना है, रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट हमको ये चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे कि इन ट्रायंगल OCD, तो OCD में अगर बोला जाए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोल देंगे OC इक्वल टू हाइपोटेनियस का, सर वैल्यू हाइपोटेनियस निकालना है तो हम लोग जानते हैं यूजिंग कौन सा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लोग यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OC अगर हमको निकालना होता है, इसको हम लोग वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और इसका रूट। यही तो हम लोग करते हैं, वैसे ही तो हम लोग निकालते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग इसी तरह से इसको निकालते हैं। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर हमको और लिखना है तो हम लोग सर इसको लिख सकते हैं OD क्या है, तो OD है OA प्लस AD।
यानी ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो यही वैल्यू मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ओ सी क्या है यहाँ पर, ओ सी क्या है, तो ओ सी को सर हम बोल सकते हैं कि सिंस यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि ओ सी वेक्टर, अगर ओ सी बोलता तो हम लोग इसको बोलते हैं पी प्लस क्यू बोलते हैं। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात बोला जाए ओ सी, तो ये क्या हो जाता है पी प्लस क्यू का मॉड। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, या इसी को हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और क्या दिया है, और हमको क्या चाहिए सर, ओ सी निकालने के लिए आपको ओ ए चाहिए। क्या ओ ए मेरे पास है, हाँ है, ओ ए दिया है पहले से। क्या दिया है, ओ ए इक्वल टू दिया है पी, यानी कि इसका ये मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा पी। ठीक है, अगर उसी तरह बोला जाता कि ए सी का बताइए तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाता क्यू, यानी कि इसका भी अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो हम बोल देते हैं सर इसका वैल्यू क्यू होगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब हम इस फार्मूला में अगर इस इक्वेशंस में देखें, अगर इसमें यहाँ पर ओ ए का वैल्यू तो मिल गया पी, अब ए डी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू निकालना है, ए डी और सी डी का। अगर इस दोनों का वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब जाके मेरा ओ सी का वैल्यू आएगा। ओ सी मतलब कि पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट सम का वैल्यू उसी तरह से हम वो निकाल पाएंगे। ठीक है, ये एंगल पूरा कितना है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये कैसा एंगल है, ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा हो, इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। थोड़ा सा बेसिक मैथ का नॉलेज है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल होता है, तो इसीलिए वो एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ एक काम करते हैं, कुछ ट्रायंगल को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये क्या है, ए है, ये सी है, ये डी है, और ये एंगल थीटा है, और ये वैल्यू क्यू है। अब चाहिए क्या, ए डी चाहिए और सी डी चाहिए। यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिखे हैं, और हम लोग ये भी निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। ओके, तो अब ए डी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या ले लेंगे, ए सी डी में क्या होगा, अगर हम लोग बात करें साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सी डी जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और सर क्या दिया है, सी डी का वैल्यू तो पता नहीं है, हाँ ए सी का वैल्यू दिया है क्यू, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, या क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी डी का वैल्यू क्यू साइन थीटा। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लें, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या है ए डी बाई हाइपोटेनियस क्या है, हम लोग डायरेक्ट क्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए डी का वैल्यू क्या आएगा क्यू कॉस थीटा, यानी सी डी भी निकल गया और ए डी भी निकल गया, सी डी भी निकल गया, ए डी भी हो गया। अब यहाँ पर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अगर 1 में इसको पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, डाल कर देखते हैं। तो डाल कर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है P प्लस क्यू का वैल्यू। अब तो आ गया, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, ओ ए का वैल्यू सर P दिया है, अब तो अभी निकाले थे, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया गया P। सर ए डी का वैल्यू कितना दिया है, तो ये भी निकाले थे, ये वैल्यू कितना दिया था क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है। ओके, फिर उसके बाद क्या है सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू भी सर आप निकाले थे, सी डी का वैल्यू कितना था, अगर सी डी का वैल्यू देखा जाए
तो हम लोग सी डी का वैल्यू कितना लिए थे, तो सी डी इक्वल टू था क्यू साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब इस वैल्यू को लेकर हम लोग सबको डालकर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, फार्मूला ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ले लेते हैं इसका वैल्यू, क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें कॉस q स्क्वायर थीटा, q स्क्वायर क्या होगा थीटा कॉमन हो जाएगा। तो q स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो सर हम यहाँ पर बोल सकते हैं p स्क्वायर प्लस इस दोनों में से q स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बचा 2pq कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं p प्लस q का वैल्यू ये, तो ये मेरा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, यही मेरा हो गया क्या चीज़ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि रिजल्टेंट इतना तो हो गया, क्या हो गया p प्लस क्यू का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, अभी रिजल्टेंट होगा तो कितना एंगल पर होगा, ठीक है हम मान तो लिए कि रिजल्टेंट होगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी ऐड करते हैं ना, दो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी ऐड करते हैं तो एडिशन से जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस होगा। अब डायरेक्शन से क्या होगा तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बनाएगा अल्फा। इस चीज़ को अपन नोट कर लीजिए, कभी भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उससे रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटीज ही मिलता है। ठीक है, तो अब इसका अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा का वैल्यू निकालते हैं इन ट्राइंगल OCD में जाते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो CD बाई क्या हो जाएगा OD, या इसको CD बाई OD के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर OA प्लस AD। ये ट्रायंगल में हम लोग है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग इसको हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस के हम लोग OA प्लस AD भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये सब वैल्यू को लेकर यहाँ से डाल देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो tan अल्फा CD का वैल्यू मेरे पास है क्या, हाँ सर है, कितना है Q साइन थीटा। उसी तरह अगर बोला जाए OA का वैल्यू है, हाँ है, कितना है P है। फिर उसी तरह AD का वैल्यू कितना है Q कॉस थीटा। देयरफॉर अगर एंगल बोला जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि अल्फा। तो इस तरह से हम लोग एडिशंस ऑफ वेक्टर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ये इजीली है कि एडिशंस ऑफ वेक्टर और एंगल को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट केस बहुत सारा कंपटीशंस को, क्वेश्चंस को, कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग फार्मूला एक डिराइव कर लेते हैं, जिसके फ्लैग कोई भी क्वेश्चन आए बिना कुछ किए, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए हम लोग बना सकते हैं कि इतना वैल्यू क्यों हो गया, इसमें ऐड क्यों होगा, सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, स्क्वायर रूट क्यों होगा। चलो देखते हैं।
इसको कॉपी कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए या पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करने से क्या होता है कि उस वक्त थोड़ा सा रिमाइंड रहता है, याद रहता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि पैरेललोग्राम में कभी भी अगर हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं P और Q को, दोनों का बीच का अगर एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट कितना होता है। तो रिजल्टेंट हम लोग देखें P प्लस Q का मॉड इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग अलग अलग केस को डिस्कस करते हैं कि कब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा और कब वैल्यू इसका मिनिमम होगा। तो थोड़ा सा हम इसका इंपॉर्टेंस केस को, जैसे केस वन सबसे इंपॉर्टेंस क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर थीटा 0 डिग्री का मतलब बोला जाए 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स, ये P है तो P और Q भी यहीं पर आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शंस में हो जाएगा, P और Q सेम डायरेक्शंस में या पैरेलल हो जाएगा। दैट इज व्हेन बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर अगर देखा जाए तो दोनों को हम लोग देखते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशंस होगा तो उस केस में इस वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, उस केस में इस वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे। तो इस केस में अगर हम लोग वैल्यू को लेंगे, जैसे कि हम बता भी दिए, आपका डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, मतलब P और Q दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शंस में, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस Q का वैल्यू उस केस में मैक्सिमम होगा। और ये कितना वैल्यू होगा तो हम लोग देख लेते हैं, P² प्लस Q² प्लस 2PQ और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं P² प्लस Q² प्लस 2PQ। अब ये फार्मूला क्या हो गया, A² प्लस B² प्लस 2AB, A² प्लस B² इक्वल टू 2AB, यानी कि इसको √P प्लस Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा वैल्यू P प्लस Q। ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शंस क्या हो, सेम होगा। जब भी डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर केस 2 को हम लोग डिस्कस करें, केस 2 हम लोग लेते हैं, केस 2 में हम लोग लेते हैं, केस 2 क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P है और ये क्या हो जाएगा, Q, दोनों का बीच का एंगल, ये मतलब सीधा हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि दैट इज व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कहीं कहीं इसका ऑर्थोगोनल मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे कंडीशंस हम लोग यही ले सकते हैं कि दो बॉडी P इधर हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर Q हो जाएगा, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको वैल्यू को। यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं कि वैल्यू cos 90 का बात बोला जा रहा है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। आपको याद रखना पड़ेगा cos 90 का वैल्यू 0। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं वैल्यू को, P प्लस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ और cos 90 का वैल्यू इंटू 0, यानी कि P प्लस Q का वैल्यू आ गया कितना आ गया, P²
प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाए। ठीक है, उसी तरह एक अगला केस होगा जो कि केस हम लोग क्या ले लेते हैं 3। तो केस 3 अगर हम ले लेते हैं तो ये कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ सर, ये वाला वेक्टर यहाँ पर होगा, तो दूसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शंस में इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। जैसे दैट इज व्हेन बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो। इसका एग्जांपल मतलब ऐसे P वेक्टर इधर लग रहा है तो Q क्या लगेगा आपका इधर दम उल्टा, इन दोनों के बीच का एंगल अगर बोला जाए तो 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग वैल्यू का कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, P प्लस Q अंडर रूट P² प्लस Q प्लस 2PQ इंटू क्या हो जाएगा -1। हाँ, ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं P² प्लस Q² माइनस 2PQ। अब ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू को हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये वैल्यू सर जो होगा ना, ये होगा मिनिमम वैल्यू। ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस 2ab। ये क्या फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। डाल दीजिए, p माइनस q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, p माइनस q। तो ये वैल्यू मिनिमम होगा और ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम लेंगे और ये वैल्यू मिनिमम लेंगे। और हमेशा आप याद रखिए एक बात यहीं से, कि कभी भी दो वेक्टर का जो सम होता है ना, दो वेक्टर का सम या तो p माइनस क्यू के बराबर होगा, या तो लेस देन बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या लेस देन p प्लस क्यू का लेस होगा, या तो इक्वल होगा। कभी भी इस रेंज से बाहर कभी ये वैल्यू नहीं जाएगा, कभी भी इस रेंज के बाहर वैल्यू नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें कि मेरे पास दो फोर्स दिया है कि F1 इक्वल टू दे दिया है 5 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू दे दिया है 13 न्यूटन। मेरे पास दो ठो फोर्स दिया है, तो इस दोनों का नेट कितना फोर्स हो सकता है, नेट कितना फोर्स होता है, यानी दोनों को ऐड करने पर नेट फोर्स कितना हो सकता है, नेट फोर्स यानी कि दोनों का सम कितना हो सकता है। तो सम इसका मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम अगर मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं सर 13 प्लस 5 यानी कि 18 न्यूटन। और इसका नेट मिनिमम कितना हो जाएगा, यानी कि F1 प्लस F2, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 इक्वल टू 8 न्यूटन। कभी भी इस रेंज से बाहर फोर्स नहीं जाएगा। कोई बोले कि सर क्या इस दोनों का सम 3 न्यूटन पॉसिबल है, देख लेते हैं। मिनिमम कितना है 8 न्यूटन, मैक्सिमम कितना है 18 न्यूटन। नहीं सर पॉसिबल नहीं है। क्या इसका फोर्स 20 न्यूटन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इस रेंज से बाहर है। कभी भी फोर्स या तो इस सम कभी भी सम ले रहे हैं तो इसके बीच में ही होगा, या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, इससे लेस होगा या इसका इक्वल टू होगा, कभी भी बाहर नहीं। जैसे अगर बोला जाए क्या सर इसका फोर्स कभी 40 न्यूटन हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इस रेंज के बीच में 8 और 18 के बीच में 10 न्यूटन, हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं 10 न्यूटन भी हो सकता है। क्या इसका 50 न्यूटन, हाँ सब हो सकता है, 50 न्यूटन भी हो सकता है। लेकिन अगर केवल 25 न्यूटन, क्या सर हो सकता है, नहीं, रेंज से बाहर। -10 न्यूटन हो सकता है। अब -10 न्यूटन मतलब कि अगर हम बात बोले तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 10 न्यूटन है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन का होता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहला बात कि माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस
तो होगा ही नहीं, कोई भी वैल्यू माइनस होगा ही नहीं। ठीक है, ये समझ में बात आ गया। ठीक है, हम एक आध क्वेश्चंस लेते हैं, एक आध सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके और देखते हैं आगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे 2 क्वेश्चन लेंगे, सिंपल क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लेंगे, दूसरा वाला थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर मेरे पास 2 फोर्सेस दिया है, हम ये एक्स एक्सिस मान लिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। मेरे पास 2 फोर्सेस है। एक फोर्सेस 3 न्यूटन का है जो कि यहाँ से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है F1 का 3 न्यूटन। दूसरा फोर्सेस है जो कि यहाँ से बना रहा है 110 डिग्री एंगल बना रहा है। ये F2 का वैल्यू हो गया जो कि इसका मैग्नीट्यूड दिया है 4 न्यूटन। अब बोले कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा। दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट का बात बोले कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग कभी भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप ऐड करेंगे F1 प्लस F2 का सर नेट जो निकालेंगे, यानी कि अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पर थीटा जो लेते हैं हमेशा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स लेते हैं, यानी कि ये F1 और F2 दोनों का बीच का एंगल। अभी 110 नहीं लेंगे सर, 20 नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, दोनों का बीच का एंगल। दोनों का बीच का एंगल कितना है, तो 110 माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि इस केस में हम लोग क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, नेट निकालेंगे, नेट फोर्स बोल दे सर, नेट फोर्स कितना होगा, इसी को हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं, इसी को नेट फोर्स बोलते हैं और कुछ नहीं। तो नेट फोर्स बोल दे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos 90 का वैल्यू 0। अगर केस डिस्कस किए थे तो पहले ही और इजीली बना सकते था आप। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन तो मिल गया, लेकिन 5 न्यूटन कितना एंगल पर होगा, कितना एंगल पर होगा, तो बताइए 5 न्यूटन कितना एंगल पर होगा सर, बताइए। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला भी आपको सिखाए थे कि tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। मतलब Q क्या होता है, सेकंड वेक्टर, ये क्या होता था फर्स्ट वेक्टर। तो यानी कि यहाँ पर हमको एंगल निकालना है, तो हम लोग को देखो P क्या है, P ये दिया है सर, Q क्या है, ये दिया है, PQ लेकर डाल देने का। ठीक है, डालते हैं 3 Q का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया, ओके डाल देते हैं साइन 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या दिया, P का वैल्यू 3 न्यूटन, ओके डाल दिया, प्लस 4 cos 90 डिग्री, ओके ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 प्लस 0, यानी कि ओवरऑल tan अल्फा का वैल्यू कितना आया, 4/3, यानी कि हम लोग अल्फा इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। अगर इसका कोई वैल्यू भी लिखना चाहता तो वैल्यू भी लिख सकता है। सर वैल्यू कैसे लिख पाएंगे, तो हमको आपको एक बता दें तरीका। ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये एंगल 3 होता है, ये 4 होता है, ये सॉरी ये वैल्यू 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है। जो छोटा एंगल है, छोटा एंगल के सामने छोटा वैल्यू, बड़ा एंगल के सामने बड़ा वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और लॉजिक है बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है, छोटा एंगल का सामने छोटा वैल्यू, बड़ा एंगल के सामने बड़ा वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। लेते हैं अब यहाँ पर क्या दिया है 4/3 परपेंडिकुलर, tan का फॉर्मूला यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 40 ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी किसके बराबर आ रहा है 4, यानी कि यहाँ पर बोला जाए साइन आपको 37 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 3/5, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, कितना ले लेंगे कॉस 37 का बेस 4/5,
अगर बोल दे tan 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4। उसी तरह अगर पूछ दे कि sin 50 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4/5। cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। उसी तरह अगर tan 53 डिग्री का वैल्यू पूछ दे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 53 डिग्री परपेंडिकुलर 4/3। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कितना डिग्री एंगल है, 53 डिग्री। और कहाँ से 53 डिग्री है, तो ये एंगल है पहला वेक्टर से 53 डिग्री के एंगल पर। सर कैसे हमको मालूम चलेगा 53 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो ये 20 है और प्लस 53 कितना हो जाएगा, 73 डिग्री। तो ये जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट जो होगा कहीं यहाँ पर होगा, इधर ही होगा एफ नेट, जिसका वैल्यू कितना हो गया 5 न्यूटन, जो पहला वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 53 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर हमको निकालना है, कभी भी क्वेश्चंस को बनाना है, तो आपको एक सिंपल लॉजिक याद रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, एक क्वेश्चन और कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q, देन फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q, दोनों का बीच का एंगल बताना है। मतलब ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब रिजल्टेंट जो वैल्यू है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इक्वल है और उतना ही के बराबर क्या है, रिजल्टेंट भी है। और हमको दोनों एंगल बताना है, दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ले लेते हैं क्वेश्चंस। हम लोग इस तरह क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग जब भी देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड दिया है सर P प्लस P का मैग्नीट्यूड, ओके, और किसका Q का मैग्नीट्यूड, ओके, इक्वल टू क्या दिया है P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, इक्वल है तो आप इसको P या Q या R या X या Y या Z या A B C कुछ भी मान लीजिए, सब इक्वल है, P मान लें। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, P प्लस Q का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब हम सबको किस में रिप्लेस कर दें, P में, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P और कॉस थीटा, पता नहीं अभी इधर जाएगा। कभी भी रूट जाता है ना, रूट कभी भी हम लोग रूट को भेजते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी x रूट है इक्वल टू 4 है तो इधर जाएगा ना, तो x का इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होता है स्क्वायर रूट। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग मोस्ट ऑफ केस में स्क्वायर रूट को क्या लिख देते हैं, x का पावर हाफ, जब जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर, और सर इधर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा। जब ये जाके इधर माइनस हो जाएगा तो P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, ये कितना हो जाएगा माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P स्क्वायर, ये जाकर डिवाइड, ये होगा ना, ये जाकर डिवाइड, P स्क्वायर कैंसिल, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया। अगर हम बोले कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ आया। और ये वैल्यू कितना होता है, अगर वैल्यू नहीं पता है ना तो आप इसको कॉस इनवर्स -1/2 करके लिख दीजिए। अगर वैल्यू पता है तो ये कॉस, ये थीटा में वैल्यू होता है 120 डिग्री का। अगर पता है तो वैल्यू को डालिए, अगर नहीं पता है तो इनवर्स लिख कर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, जबकि हम लोग सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको कॉपी करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, घर पर अपने से क्वेश्चंस को और ट्राई करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, और ये सीरीज चलता रहेगा। हम लोग इसमें अभी इंट्रोडक्शंस को कवर किए, फिर एडिशंस ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो किए, और इसके बाद आगे जो है, आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, ये सब सीरीज चलते रहेगा पार्ट।
ओके, तो इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, कोशिश करना है, समझ में आ जाएगा। जहाँ समझने में दिक्कत हो, जहाँ भी दिक्कत हो उसके लिए कमेंट करना है कि सर कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए, उससे हमको मालूम चलेगा कि उसमें क्या सुधार लाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।